नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे बैठक शुरू हो गई है। अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी बिहार की हार के बाद समीक्षा बैठक शुरू कर दी है और उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं, केशव वेणुगोपाल हैं, अजय माकन साहब हैं, अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी आए। सारे लोग शामिल हो रहे हैं खड़गे साहब के आवास पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के खड़गे साहब, उनके आवास पे ये बैठक हो रही है। अच्छी बात है, चिंतन शुरू हो जाए। मामला आज लेकिन कांग्रेस के इस पक्ष का नहीं है। आज मैं जो बात आपके सामने करने जा रहा हूं, अगर वो वाकई में हो गया तो आप मान के चलिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी। रिवाइवल के संकेत वैसे कम दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। वैसे एक बहुत ही चर्चित बात ये हो रही है मित्रों कि कांग्रेस पार्टी अपने एक एजेंडे में कामयाब हो गई है, और वो एजेंडा है बिहार में आरजेडी को धूल चटाने का। और सबसे पहले मैंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस को स्टेट्स में रिवाइव करनी है, अलग अलग राज्यों में रिवाइवल है, तो कांग्रेस को यह निर्णय लेना ही पड़ेगा कि वो पैरासाइट बन करके नहीं चले। अगर कांग्रेस स्थानीय क्षत्रपों के साथ मिलकर के कुछ करना चाहती है तो फिर क्षत्रप तो आगे बढ़ सकते हैं, कांग्रेस डिसिमेट हो जाएगी। और कांग्रेस को इस बात का भान था। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकार इस बार आखिरी दम तक दम लगाते रहे, और वो लिबर्टी तेजस्वी को नहीं दिया जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात हो गया। फिर कुछ सलाहकार मिल गए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के आला कमान को यह सलाह दे दिया कि साहब, तेजस्वी के पीछे चलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि लुटियंस जोन के जो पत्रकार हैं वो इनके सलाहकार बन गए हैं, जिनको रियलिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो न तो बिहार को समझ रहे थे, न जान रहे थे, बस उनको सलाह दिए जा रहे थे कि आपको क्या क्या करना है। और एकदम से ड्राइंग रूम वाले व्यक्ति, जिसको रियलिटी से बिल्कुल दूर है, वो व्यक्ति कांग्रेस के आला कमान के सलाहकार बने हुए हैं। तो ये तो ढाक के तीन बात होनी ही थी। प्रधानमंत्री ने कल जो अपने भाषण में कहा है उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ठीक चल रही थी, अपने रास्ते पर चल रही थी, दमखम अपना रही थी, अपने संगठन को मजबूत कर रही थी। राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रही थी। कांग्रेस के वर्कर एनर्जाइज हो रहे थे। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस के वर्कर एनर्जाइज हो रहे थे, कांग्रेस में लग रहा था कि नई जान आने वाली है। दो गलतियां हो गई बड़ी। पहली गलती, जो नैरेटिव इन्होंने चुना वो गलती कर दिया। इनको मालूम है कि आज के दिन में बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, 2019 से कोशिश कर रहे हैं, बल्कि 2014 से ही कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा ब्रांड है उसको अटैक करो, और उसमें वो बार बार फेल हो रहे हैं। आप अपनी रणनीति बना करके, अपनी सही टीम, अपने सही मुद्दे उठा करके, बिहार के बहुत ऐसे मुद्दे थे जिसको उठा करके उस पर बात हो सकती थी, उसको नैरेटिव बनाया जा सकता था। वो नैरेटिव नहीं बना। बना कौन? नरेंद्र मोदी। बना कौन? वोट चोरी, जो अब आप इस कहने की भी हालत में नहीं है। अगर तो एनडीए महागठबंधन को 80 से ऊपर सीटें आ जाती, या मान लीजिए कि 100 के करीब हो जाती, या 100 का आंकड़ा पार कर जाती, तब तो शायद आप ये अगर कहते कि वोट चोरी हो गई तो लोग एक पल के लिए सुन भी लेते। लेकिन ये 30-35 पे आकर के पूरा गठबंधन रुक जाएगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे वोट चोरी, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपको रिजेक्ट, इलेक्टोरली रिजेक्ट कर ही चुके हैं। अब जब भी आप कोई नैरेटिव बनाएंगे उसमें आप रिजेक्शन ही फील करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है।
तो राहुल गांधी अपना रास्ता ठीक चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी ठीक चल रही थी। उन्होंने अपने संगठन में बदलाव किया था, जो जो लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो विधानसभा आते-आते उन्होंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी। बहुत नए-नए ऊर्जावान कार्यकर्ता शामिल हो रहे थे। उनकी यात्रा भी चल रही थी, लेकिन वोट चोरी नारा गलत चुन लिया। और दूसरी बात, वो आरजेडी की बी टीम बन करके वो खड़ी हो गई। और मित्रों, अंत में तो ये हालत हो गई, जो अपना स्टेट नहीं संभाल सके राजस्थान, उनको सलाहकार बना करके भेज दिया, प्रभारी बना करके भेज दिया। जो दुर्गति उन्होंने राजस्थान में करवाई, जादूगर साहब, उनका जादू देखिए। वो क्या जादूगिरी कर रहे थे। वो ठीक चुनाव के पहले वो फोकस कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ टकराहट हो जाए, ताकि नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाए और नीतीश कुमार के ऊपर वो काम करने लगे। और ये बात उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व को समझा दिया कि साहब देखिए, जो महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने किया, वही काम बिहार में नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और यहाँ नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे एक नहीं है। नीतीश कुमार को अगर हम थोड़ा सा प्रलोभन दें, तो नीतीश कुमार हमारे तरफ आ सकते हैं और उनको प्रलोभन दिया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आप तेजस्वी को भी मनाइए। तेजस्वी को मनाने पर काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। जादूगर साहब ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार को अपने फोल्ड में लाने के लिए अभी से कहना शुरू कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को धोखा देगी और नीतीश की पार्टी की सीटें कम आएंगी, 40-50 पे आके रुक जाएंगी या और कम सीटें आएंगी। क्योंकि एक नैरेटिव प्रशांत किशोर चला रहे थे। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नीतीश को किसी भी सूरत में 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, अगर सीटें आएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस तरह की बात हो रही थी। अब ये नैरेटिव हो रहा था, इसका इन्होंने कांग्रेस के सिपहसालार, कांग्रेस के आला कमान को कह रहे थे कि देखिए, इतने बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 सीटें नहीं आ रही हैं। आप समझ लीजिए उनकी हालत क्या होने वाली है। यही मौका है जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिफ्ट को और बढ़ाया जाए, इस खाई को और गहरी की जाए। यही मौका है। और आप लग जाइए इसी मुद्दे पर कि बीजेपी नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने जा रही है। बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी मैदान में, उनका कोई आदमी होगा जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसको पीछे से बल दे रहे थे कौन साहब? इसको पीछे से बल दे रहे थे हमारे प्रशांत किशोर जी। वो बार बार कह रहे थे, और कुछ भी स्थिति हो, जेडीयू 25 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकेगी, जेडीयू 25 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकेगी। अब इस चाल में फंस गए और जादूगर और तमाम लोग मिलकर के कांग्रेस के आला कमान को सलाह देना शुरू किए कि आप क्या करिए कि आरजेडी के चेहरे को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दीजिए। जैसे ही आप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करेंगे, उसके बाद हम लोग ये अटैक कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करे। जाहिर है वो अनाउंस करेंगे नहीं, और अगर अनाउंस नहीं करेंगे, यही मौका है जब नीतीश को हम लोग चारा डाल सकते हैं और नीतीश हमारी बात मान जाएंगे, नीतीश को मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का मतलब है, हमारी सरकार अगर आई, नीतीश मुख्यमंत्री बने, तो केंद्र सरकार गई। और ये पूरा समीकरण इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने नहीं, इनके जातिवादी उन्मादी पत्रकार लुटियंस जोन में दारू की एक एक सिप लेने वाले जातुवादी लुटियन जोन में बैठ करके शराब की सिप के साथ, शराब के पेग के साथ, चाय की सिप कहना ठीक नहीं होगा, चाय शराब की सिप नहीं, चाय शराब की पेग के साथ, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बैठ करके, क्लबों में बैठ करके चर्चा आम करते हैं, यही मौका है। बहुत शानदार मौका है कि अब नीतीश कुमार को चारा फेंकिए और नीतीश कुमार आएंगे, उसके बाद 12 सांसद गायब और उधर फिर चंद्रबाबू नायडू को तैयार करेंगे, सरकार गिर जाएगी। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं। ये सिपह सालारों ने कांग्रेस के आला कमान को समझाना शुरू कर दिया। ये भूल गए कि ये भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी की पार्टी नहीं है। ये पार्टी मोदी और शाह की पार्टी है। तुम डाल डाल चलोगे, वो पात पात चलेंगे। तुम्हारी एक एक मूव को बहुत बारीकी से समझते हैं और हर मूव फेल कर देंगे।
अमित शाह ने कहा पहले कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये चुनाव के बाद विधायक दल तय करता है, हम नहीं करते हैं। और यही एक सेंटेंस था मित्रों, जहां से इस कयास को बल मिला और ये हंगामा शुरू हुआ। अपोजिशन जो नीतीश के ऊपर अटैक करना था, वो अटैक करना छोड़ करके नीतीश के खिलाफ सिंपैथी रखना शुरू कर दिया। तो जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ थी, वो एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से डाइल्यूट हो गई। मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ध्यान रहे। नीतीश के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उनको दो तीन चीजों से उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। एक तो 10,000 रुपए की जो किस्त गई, और महिला पर जो उन्होंने काम किया था उसको आगे बढ़ाया, महिलाओं के पैकेज को। और 10,000 बहुत कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है आखिरी समय में, वो काम किया। और इधर थोड़ा बहुत जो था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो मामला चल रहा था, या स्वास्थ्य खराब है, ये नहीं बन सकते हैं, ये सब जो नैरेटिव इनका चल रहा था, उस नैरेटिव को अमित शाह के इस एक स्टेटमेंट ने पूरी तरह से बदल दिया। और फिर अमित शाह साबित हो गए चाणक्य। अब इसमें दो बात है, अमित शाह ने हो सकता है अब कहा होगा कि हम विधायक दल ही तय करेगा, लेकिन इससे बात बन गई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, बात बन गई एनडीए के फेवर में। भले ही उन्होंने कोई चाल चली हो, लेकिन बात पलट के आ गई एनडीए के फेवर में ही। भले ही उन्होंने यही कहा हो कि नहीं, हम विधायक दल ही तय करेगा, उनके मन की बात भी यही रही हो, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जो विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर था, वो हमला करना बंद कर दिया, नीतीश के प्रति उनकी सिंपैथी सामने आने लगी। और ये बोनांजा हो गया मित्रों, बोनांजा हो गया एनडीए गठबंधन के लिए। अब एक सलाह इन्होंने और दे दिया कि तेजस्वी यादव को आप नेता मान लीजिए, वो मान लिए। आप टाइमलाइन देखिए, जिस वक्त से तेजस्वी यादव को नेता माने, चाहते तो राहुल गांधी खुद जाकर के उन्हें घोषणा करते उसकी। राहुल नहीं गए ये घोषणा करने के लिए, इन लोगों ने ही घोषणा की। ये जो कांग्रेस के सिपह सालार वगैरह जो वहां पर कैंप कर रहे थे, वो गए घोषणा करने के लिए। राहुल गांधी स्वयं नहीं गए घोषणा करने के लिए कि भाई अब हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव। असल बात ये थी कि राहुल इस बात को जानते हैं, हमें जो प्रादेशिक छत्रप है उससे मुकाबला करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। राहुल गांधी उस पैटर्न पे चलना भी चाह रहे थे, लेकिन अब मैं इस पे क्या कहूं, जो रणनीतिकार हैं उन्होंने डुबो दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आपको तेजस्वी यादव के साथ चलना पड़ेगा। आप हालात देखिए, कांग्रेस पार्टी को सीमांचल जैसे इलाके में मुस्लिम लीग बन जाना, जो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीगी कम्युनिस्ट कोलैबोरेशन हो गया है, वामपंथियों का कोलैबोरेशन हो गया है। एम एम कम्युनिस्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीगी, माओवादी, मुस्लिम लीगी और कांग्रेस, एमएमसी हो गई है कांग्रेस। इस होने के बाद सीमांचल में कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, नहीं दिया। किसको दिया वोट? एआईएमआईएम को वोट दिया। ओवैसी की पार्टी 6 विधायक फिर से जीत गई। पहली बार भी जीती थी, जो सब टूट करके चली गई थी आरजेडी में, एक बच गए थे। लेकिन इस बार फिर 6 विधायक उनके जीत गए हैं, और इस बार नहीं टूटेंगे वो किधर भी नहीं जाएंगे। इस बार वो आरजेडी के साथ जाने का तो कोई फायदा नहीं है, तो आरजेडी में भी यहीं जाएंगे। अगर वो जाना होगा उनको तो जेडीयू में चले जाएंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि इस बार उनका 6 विधायक जीत करके आया है, और वो आरजेडी जेडीयू में नहीं जाएंगे, वो इंटैक्ट है इस बार एआईएम। मतलब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी को सीमांचल में भी मुसलमानों ने भरोसा नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? पूरी जोर आजमाइश कर रही है कांग्रेस पार्टी, पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। एक आध दो जगह तो मिल जाता है उनको, वायनाड में मिल जाता है, अमेठी में मिल जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो बिहार में उम्मीद थी कि मुसलमान उन्हें वोट करेंगे, नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, एक सीट का उदाहरण लीजिए, रामकृपाल यादव की सीट का। वहां मुसलमान भी है, यादव भी है। मुसलमान और यादव ने रामकृपाल यादव को भी वोट किया। मतलब मुस्लिम वोट में भी इस बार बिखराव हुए हैं।
उसकी मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट में भी बिखराव हुआ है, यादव वोट में भी बिखराव हुआ है। राघोपुर से किसी प्रकार से अपनी इज्जत तेजस्वी प्रसाद बचा पाए हैं, वरना उनकी नैया भी डूब गई थी। वह तेजस्वी डूबने ही वाले थे, डूबते डूबते वो बच गए हैं। इसका मतलब है कि वहां भी वो अपना आधार खोते जा रहे हैं मित्रों, पूरी तरह से वो आधार खो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रशांत किशोर पहले बोल रहे थे कि भाई जात के नाम पर, जात के नाम पर, जिस निषाद की बात आप कर रहे हैं माननीय शाही जी, शाही जी की जो पार्टी है वीआईपी, उसमें से 40% उनकी जाति का एनडीए को वोट गया है। अब इससे आप कल्पना कर लीजिए। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि वो कौन सा रास्ता चुनती है। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर के आगे बढ़ना चाहती है, या कांग्रेस सर्व समावेशी राजनीति करने वाली एक पार्टी बनकर के खड़े होना चाहती है। कांग्रेस ये भूल गई है कि कांग्रेस का मतलब था ए टू जेड, जो अभी तेजस्वी यादव लेके चल रहे हैं, उसके बारे में प्रशांत किशोर ने साफ ही कह दिया कि बाघ कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो आपको सोने का बैंगन आपको दिखाएगा और फिर आपकी तरफ बुलाएगा और उसके बाद वो खा जाएगा। तो उसे तो बूढ़ा बाघ की संज्ञा दे दिया है आरजेडी को। तो आरजेडी अब उस बूढ़े बाघ के अपने इमेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है आरजेडी के लिए। लेकिन कांग्रेस जो अपना इमेज बना रही है मित्र, ये इमेज कांग्रेस को कहां ले जाएगी। आप मान के चलिए, अगर कांग्रेस इस रास्ते पर चली, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस डेसिमेट हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 1925 में दो बड़े संगठन का निर्माण होता है, और एक संगठन तो अलग अलग राज्यों में बनता है। उस संगठन का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दोनों की स्थिति देख लीजिए। आरएसएस अपने उरूज पर है, और कम्युनिस्ट पार्टी कहां गई, ये आप टॉर्च से भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये है हालात 100 वर्ष का प्रतिफल। कुछ तो बात रही होगी, कोई तो बात रही होगी, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी अपना आधार खोते जा रही है। मनसा वाचा कर्मणा में इतना डिफरेंस है, इतना विभेद है कि वो जनता का विश्वास जीत ही नहीं सकती। उनके मन में कुछ है, एजेंडा कुछ चला रहे हैं, समाज तोड़क वो बात करते हैं, और आगे से कहते हैं कि हम तो समाज जोड़ने की बात करते हैं। पूरी तरह से उनका जो नैरेटिव है वो समाज के खिलाफ नैरेटिव जा रहा है, लेकिन इस बात को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रियल इंडिया बन ही नहीं पाई। वो आज भी ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजी उन्होंने इंपोर्ट कर लिया, और बस इंपोर्टेड आइडियोलॉजी के हिसाब से वो चलना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट खत्म हो गए, रशिया खत्म हो गया, एसएसआर, रूस खत्म हो गया, चाइना की हालत, चाइना एक एक फेल्ड स्टेट है जो आयरन गेटेड है। वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो आयरन गेटेड। आप आयरन गेटेड भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बन सकता। तो पूरी दुनिया में जो आइडियोलॉजी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, उसमें इनको रे ऑफ होप दिखता है ममदानी के रूप में। जब न्यूयॉर्क में कोई मेयर जीत जाता है, और वो जब भूख गरीबी लाचारी को सामने रख करके, उनका एजेंडा क्या है, वो उनका एजेंडा है इजराइल के खिलाफ लड़ना, फलस्तीन को आगे बढ़ाना। वो इस्लामिस्ट एजेंडा को वहां पर ले जा रहा है, लेकिन सामने हैव नॉट्स को रखता है। सामने हैव नॉट्स को रखेगा, जब सामने हैव नॉट्स को रखेगा, तभी उनकी बात सुनी जाएगी ना। लाचारों की बात करेगा, गरीबी की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, तभी तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे। वो पहले इस्लाम का एजेंडा अगर ले लेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस्लाम को जो मानने वाले हैं वो भी शायद उनके साथ खड़े होने में कतराएंगे। तो इस्लाम को आगे नहीं कर रहे हैं। एजेंडा बेरोजगारी, भूख, गरीबी, लाचारी, बेबसी, इसको सामने रखो, और पीछे से बैक करेगा उनका इस्लामिक फोर्स। ये जो गठबंधन है, अनैतिक गठबंधन, ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है मित्रों, पूरी दुनिया में। अब इस अनैतिक गठबंधन के सहारे अगर कांग्रेस पार्टी बढ़ना चाहती है, कम्युनिस्ट फिनिश हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इस अनैतिक गठबंधन के सहारे चलना चाहती है, तो आप मान के चलिए
आपको 100 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी डेसिमेट हो जाएगी। जिस प्रकार का उभार, अभी मैंने बहुत दिन पहले एक बार, कई बार मैंने जिक्र किया है, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद एक बार एक पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई हिंदू नेता नहीं है, जो भी नेता है वो मुस्लिम नेता है या अपीजमेंट करने वाले नेता है, तुष्टिकरण वाले नेता है। इधर भारतीय जनता पार्टी कहती है संतुष्टिकरण, मतलब हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे, वो हमारे देश में है, हमारी आबादी है, हमारे देश के नागरिक हैं, हम उन्हें संतुष्ट करेंगे, जो योजनाएं बनेंगी उन्हें हम देंगे। लेकिन इधर बाबा योगी ने एक और नया नारा शुरू कर दिया है कि योजनाओं को हड़पने में जो सबसे आगे रहते हैं वो वंदे मातरम गाने से परहेज करते हैं। अब लीजिए साहब, अब उनको वो मजबूर कर रहे हैं कि अपना नैरेटिव बदल लीजिए आप। ये चलेगा नहीं कि योजनाएं तो हड़प लेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आपको वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा। आपको अपनी विश्वसनीयता भारत के प्रति आप समर्पित हैं, यह आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन आप भूगोल के प्रति समर्पित नहीं हैं। आप एक ऐसी आसमानी किताब के प्रति समर्पित हैं जिसके बारे में आपका पुराना ख्वाब है कि वो गजबाए हिंद में तब्दील हो जाए। वो तब्दील होने वाला नहीं है। तो इनको इंटरनेशनल और नेशनल सिचुएशन को ठीक से इवैल्यूएट कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। और ये जो कल प्रधानमंत्री ने कहा एमएमसी, ये मुस्लिमवादी, माओवादी और कांग्रेस पार्टी, अगर इसमें कांग्रेस पार्टी ने खुद को तब्दील किया मित्रों, तो आप मान के चलिए कांग्रेस पार्टी डेसिमेट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा अगर कांग्रेस पार्टी ने इस रास्ते को चुन लिया। कांग्रेस का मतलब था समाज के हर तबके का, हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर संप्रदाय का जिम्मेदारी लेकर के कांग्रेस पार्टी को चलना था। कांग्रेस उससे विमुख होती जा रही है। किसी ने भी समझा दिया कि अरे सवर्णों का साथ छोड़िए, ओबीसी के पीछे पड़िए। ओबीसी ओबीसी गीत गाना शुरू कर दिए। अब उसका अच्छा साथ हो गया, अब संविधान खतरे में है। ऐसा नॉन इशू जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है और आप ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन आपको सलाह दे रहा है? ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा आपके सामने खड़ा है। वो कह रहा है कि हमारी मां बर्तन मांजती थी, हम वहां से यहां पहुंचे हैं। आप उसको बीट कर पाएंगे? तो जरा भी आपकी बुद्धि नहीं है। आप किस फिलॉसफी को लेकर के चलते हैं? आपके पास हजारों मुद्दे हो सकते हैं जहां से आप आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कोई ओबीसी की बात नहीं की थी। अभी प्रशांत किशोर ने, ठीक है उनकी पार्टी खत्म हो गई, अपेक्षित सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन वो भी तो कोई ऐसा ओबीसी ओबीसी की बात नहीं कर रहे थे। प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जाली पहनना, जाली जो उन्होंने पहन लिया ना, वो उनके लिए बहुत घातक हो गया। उस पर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी देखिए कि इतना फ्रैक्चर्ड है, वो हर दिन कोई नई स्ट्रेटजी बनाता है और वो फेल हो जाता है। ओबीसी पॉलिटिक्स को उन्होंने पकड़ा और विश्व वमन शुरू कर दिया। तो जो भी उनके प्रति एक धारणा बनी हुई थी वो भी खत्म हो गई। जातिवादियों ने उन्हें कह दिया कि जातिवादी एजेंडा चला दो भैया, ओबीसी पॉलिटिक्स का नारा शुरू करो। खत्म हो गया वो मामला, वो भी नहीं चला। अब कह दिया कि वोट चोरी कर दो, वोट चोरी भी खत्म हो गया। वोट चोरी को लेकर के देखिए अलग अलग एजेंडे चल रहे हैं। उस पर मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, थोड़ी देर बाद देखिएगा। तो कांग्रेस पार्टी के जो सलाहकार हैं, अच्छी बात है कि आज चिंतन शुरू हो रही है। कांग्रेस पार्टी जो सर्वसमावेशी पार्टी थी, उसे अपने नए नैरेटिव के साथ, नई विचार के साथ पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा। और छत्रपों के ऊपर जो पैरासाइट बनी हुई है कांग्रेस पार्टी, उसके कंधे को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपने कंधे को मजबूत करे, कांग्रेस पार्टी अपना नैरेटिव गढ़े जिसमें देश की समृद्धि, देश की एकजुटता और राष्ट्रवाद प्रखर हो। ध्यान रखिए, कांग्रेस अगर आजादी के पहले पूरे देश का सिंबल बनी तो उसमें प्रखर बात क्या थी? राष्ट्रवाद। और आप राष्ट्रवाद से बहुत दूर चले गए हैं। तो ढूंढिए, सोचिए, विचार कीजिए कि सर्वसमावेशी समाज और राष्ट्रवाद का नैरेटिव आप अपने अंदर कैसे लाएंगे। उसके बगैर कांग्रेस का दोबारा उदय होना बहुत मुश्किल है। अभी तो 99 पर है। मुझे संदेह है कि आप शतक लगा पाएंगे। हाँ, शतक लगा लेंगे। शतक क्या, 2-3 शतक भी आप कर सकते हैं अगर आप ये नैरेटिव राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द, सर्वसमावेशी समाज के इर्द गिर्द, भारत के
समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आप चलने की अगर बात जिस दिन कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी, कांग्रेस पार्टी नया चेहरा, नया नैरेटिव और नया सिंबल बन करके जनता के सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमको संदेह है कि कांग्रेस पार्टी उस रास्ते पर चलेगी। इसीलिए डर है कि कांग्रेस पार्टी खत्म ना हो जाए। मोदी की बात सही हो जाएगी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।